हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ परफेक्शन आईएएस इंस्टीट्यूट के द्वारा 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए कंडक्ट कराया जा रहे टेस्ट सीरीज के अंतर्गत टेस्ट नंबर 5 को डिस्कस करूंगा। जो टेस्ट नंबर 5 है वह बायोलॉजी और इन्वायरमेंट सेक्शन से रिलेटेड है। तो आइए इसका डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, कोशिकाएं जीवन की बुनियादी निर्माण खंड हैं। इस संदर्भ में कोशिकाओं के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि कोशिका से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, इस पर आपको विचार करना है। पहला है, सभी जीव अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। देखिए, यह कथन गलत है, क्योंकि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एकल कोशिकाओं से भी बने होते हैं। जैसे आप बैक्टीरिया का उदाहरण लेंगे या फिर ईस्ट होता है, ये सभी एकल कोशिकाओं से बना होता है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा है, बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की श्रेणी में आते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। तीसरा है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है। यह भी कथन गलत है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अगर आप देखा जाए तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में आकार में देखा जाए तो यह छोटी होती है। ठीक है, तो पहला और तीसरा गलत है। तो कौन सा कथन सही है? तो कथन नंबर 2 सही है, यानी कि एक का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है, बैक्टीरिया मोनेरा जगत के एकमात्र सदस्य हैं। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वह मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। दूसरा, वायरस गैर सेलुलर जीव हैं जिन्हें प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। देखिए, वायरस जो है वह गैर सेलुलर जीव अवश्य है, लेकिन वर्गीकरण के अंतर्गत इन्हें किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वह गलत है। तो कौन सा कथन सही है? तो 2 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कथन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ विटामिन का नाम दिया हुआ है और दूसरे तरफ उससे होने वाला रोग का नाम दिया गया है। जैसे विटामिन ए जीरोफथैलेमिया, यह बिल्कुल सही है। विटामिन बी बांझपन, गलत है। विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन ई बेरी, यह गलत है। विटामिन ई, देखिए यह दोनों ऐसे मैच होगा। विटामिन ई की कमी से बांझपन। ठीक है, विटामिन B12 एनीमिया, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो 1 नंबर सही है और 4 नंबर सही है। तो कितने युग्म हो गए? 2 युग्म सुमेलित हैं, यानी कि 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो 3 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ कथन ए और कथन आर ऐसे दिया गया है, आपको बताना है। पहला कथन ए, बायोफाइट्स को पौधे जगत के उभयचर कहा जाता है। बिल्कुल सही है। बायोफाइट्स का अगर आप देखेंगे तो इसे पौधा जगत का उभयचर कहा जाता है। क्यों इसे उभयचर कहा जाता है? क्योंकि यह मिट्टी में तो रहता है, लेकिन पानी में यह प्रजनन करता है। प्रजनन के लिए यह जल पर निर्भर करता है, इसीलिए पौधे जगत के उभयचर के रूप में बायोफाइट्स को जाना जाता है। तो कथन ए जो है वह इसका सही है। कथन आर, वे नंगी चट्टानों मिट्टी पर पौधे के अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह भी कथन सही है। ठीक है, लेकिन दोनों एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का बी, कि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि इसका स्पष्टीकरण हमने दे दिया कि उभयचर क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चतम से निम्नतम रैंक तक वर्गीकरण पदानुक्रम की सही व्यवस्था कौन सी है? ठीक है, इसमें आपको जो उच्चतम से निम्नतम रैंक तक पदानुक्रम वर्गीकरण करना है, वर्गीकृत करना है इसको। ठीक है, तो आप नीचे से देखिए, नीचे से आप देखेंगे तो आंसर पकड़ में आ जाएगा। सबसे नीचे क्या होगा? प्रजाति, उसके बाद फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम और फिर किंगडम। ठीक है, तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो अगर अब देखिए, अगर आपको कहीं भी पदानुक्रम वर्गीकरण आ जाए, तो अगर आपसे ऊपर से आप उच्चतम से निच्चतम नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे से आप देखेंगे, क्योंकि ये सारे आसान है तो इसे आप वर्गीकृत कर ले पाएंगे। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 6ठा नंबर प्रश्न है, मनुष्यों में पसीना मुख्य रूप से
थर्मोरेगुलेशन का एक साधन है जो एक्राइन ग्रंथियों के जल समृद्ध स्राव के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मानव पसीना निम्न में से किसका निर्माण करता है? कुल मिलाकर सिंपल प्रश्न है कि मानव पसीना निम्न में से किसका निर्माण करता है। तो आप देखेंगे कि मानव पसीना के बारे में अगर बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन उपर्युक्त सभी इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो छा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला 7 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करने के लिए यहां पर पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो एक तरफ है एस्पार्टेम, फ्रियोन, नियोप्रिन, बेनाड्रिल, दूसरी तरफ है सिंथेटिक रबर, एंटीहिस्टामाइन, कृत्रिम स्वीटनर और रेफ्रिजरेंट। इसको आपको मैच करना है। ठीक है, तो एस्पार्टम है कृत्रिम स्वीटनर, ए का हो जाएगा 3, फ्रियोन क्या होगा? रेफ्रिजरेंट, तो बी का हो जाएगा 4, नियोप्रिन क्या होगा? सिंथेटिक रबर, तो सी का हो जाएगा 1, बेनाड्रिल क्या हो जाएगा? एंटीहिस्टामाइन, यानी कि डी का हो जाएगा 2। तो 3 4 1 2 किसमें है? 3 4 1 2 स्टेट ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, आसान प्रश्न है अगला वाला। जैव विविधता का भंडार एक पारिस्थितिकी तंत्र या भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें असाधारण रूप से उच्च स्तर की जैविक विविधता होती है। निम्नलिखित में से किस जैविक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? सिंपल में केवल लास्ट ये जो सेंटेंस है यह भी प्रश्न पूछा होता तो प्रश्न आसान से आंसर लग जाता। कुल मिलाकर पूछा गया कि जैव विविधता का भंडार किसे कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है उसे जैव विविधता का भंडार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है और अलग अलग तरीके के यहाँ पर पशु पक्षी, यहाँ पे वृक्ष वगैरह पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला 9 नंबर प्रश्न है, इंटरफेरॉन शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो इंटरफेरॉन जो है वह वायरल संक्रमण के जवाब में कोशिकाओं के द्वारा स्रावित प्रोटीन होता है। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना है। 1, सामान्य हृदय गति 72 धड़कन प्रति मिनट है। ठीक होता है, ठीक है, 1 मिनट में देखा जाए तो हृदय 72 बार धड़कता है औसत। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा, सामान्य रक्तचाप का मान 120/80 mmHg है, यह भी सही है। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो औसत माना जाता है 120/80 होता है। तीसरा, श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लाल रक्त कोशिकाओं के जीवन काल से अधिक होता है। देखिए यह कथन जो है वह गलत है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे आरबीसी का, अगर आप जीवन काल देखेंगे, आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिका, तो आरबीसी का जीवन काल देखेंगे तो लगभग 120 दिन के आसपास माना जाता है। वहीं आप अगर श्वेत रक्त कोशिका देखेंगे डब्ल्यूबीसी का जीवन काल तो 3 से 4 दिन माना जाता है। तो यहां पर क्या हो गया कि आरबीसी का जीवन काल ज्यादा होता है, तो स्टेटमेंट 3 जो है वह गलत हो गया। चौथा है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, यह सही है। तो कौन सा कथन गलत है? तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में उपरोक्त में से किस जीव का वर्णन किया गया है? ये 4 स्टेटमेंट है। इन चारों स्टेटमेंट को पढ़कर आपको पता लगाना है कि ये चारों स्टेटमेंट निम्नलिखित में से किस जीव की विशेषता है। पहला है, इनके शरीर का तापमान स्थिर नहीं रहता, इनमें अपने शरीर का रंग बदलने की क्षमता है। देखिए आप अगर ये 2 पढ़ने के बाद ही आप अंदाजा लगा पाएंगे। इसका आंसर जो है वह मेढक होगा। 11 का आंसर सी होगा। क्यों? क्योंकि मेढक की अगर आप विशेषता देखेंगे तो इसका तापमान स्थिर नहीं रहता है, बल्कि यह वातावरण के अनुसार मेढक का तापमान जो है वह बदलता रहता है। ठीक है, और अपने शरीर का रंग बदलने की भी इसमें क्षमता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का सी, यानी कि मेढक। अगला 12 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मा रक्त का सबसे बड़ा भाग होता है। प्लाज्मा पानी, नमक और एंजाइम ले जाने के लिए होता है। इस संदर्भ में प्लाज्मा बनता है। तो अब प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे तो कुल रक्त का 55% जो होता है वह प्लाज्मा होता है। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। यह भी थोड़ा सा आसान प्रश्न था, 12 नंबर भी। अगला 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला कथन है,
कौन सा कथन सही है, सही कथन आपको बताना है। गौर से प्रश्नों को पढ़िए, इसका आंसर सुनिए और इसको बार बार रिवीजन करिए, तब जाकर बायोलॉजी थोड़ा सा जटिल सब्जेक्ट है। और अगर आप इसे अधिक से अधिक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो एग्जामिनेशन में आपका एलिमिनेशन मेथड के जरिए आंसर सही करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला है प्लास्टिड जो है पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह कथन जो है वह सही है इसका, ठीक है। प्रश्न है निम्नलिखित कथन पर विचार करें, कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है, प्लास्टिड जो है पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। अगला है प्लास्टिड जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यह गलत है। प्लास्टिड युक्त वर्णक क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यह भी सही है। और प्लास्टिड युक्त वर्णक जो है वह क्रोमोप्लास्ट होते हैं, यह भी सही है। यानी कि अगर आप देखेंगे प्लास्टिड युक्त जो वर्णक है वह क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट यह दोनों होता है। तो इसका 1, 3, 4 ये सही है। तो कौन सा कथन गलत हो गया, कौन सा कथन सही है? तो 1, 3, 4 यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13 का बी। 14 नंबर, रासायनिक तत्व मानव जीवन का निर्माण खंड है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न हमारे शरीर में पाए जाने वाले, या वायुमंडल में नहीं पूछ रहा है, हमारे शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का अवरोही क्रम में प्रतिशत पूछ रहा है। तो मैं बता दे रहा हूँ अवरोही क्रम में हमारे शरीर में किस तत्व की कितनी प्रतिशत उपलब्धता होती है। अगर आप ऑक्सीजन देखेंगे तो शरीर में लगभग 65%, कार्बन देखेंगे तो 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1.1%। अब इसके आधार पे आप अवरोही क्रम में लगा लीजिए। तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये क्रम है, तो इसका 14 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन सही है इसे आपको बताना है। पहला, लार जो है स्टार्च को शर्करा में तोड़ देती है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह भी सही है क्योंकि लीवर यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला, किडनी द्वारा स्रावित पीत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण होता है, यह कथन गलत है। तो कितने कथन सही हैं? तो 1 और 2 सही है, यानी कि 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 16 नंबर प्रश्न है, कुछ तत्वों की कमी से मानव शरीर में बीमारी और विभिन्न प्रकार की विकृतियां हो सकती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कितने युग्म सही सुमेलित हैं इसे आपको बताना है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग बिल्कुल सही है। कैल्शियम की कमी से कमजोर दांत एवं हड्डियां, कैल्शियम की कमी से दांत और हड्डियां कमजोर होगी, यह भी सही है। और क्लोरीन की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन, यह भी सही है। तो कितने युग्म सही हैं? तो तीनों युग्म सही सुमेलित है, तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 17 नंबर प्रश्न है, अस्थि मज्जा अस्थि गुहाओं के अंदर का नरम वसायुक्त ऊतक है। निम्नलिखित में से कौन अस्थि मज्जा में निर्मित होता है? देखिए अस्थि मज्जा अगर आप देखेंगे तो अस्थि मज्जा के अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स ये तीनों आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त, लाल रक्त, प्लेटलेट्स तीनों, यानी कि इसका आंसर 17 का क्या हो जाएगा डी। अगला 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अपने वैज्ञानिक नाम से गलत रूप से मेल खाता है? यानी कि इसे रासायनिक नाम बताना है। विटामिन B1 थायमिन सही है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन यह भी सही है, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन यह भी सही है, विटामिन B9 अस्कार्बिक एसिड यह गलत है क्योंकि अस्कार्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। अगला आइए 19 नंबर, एग्रोमेगाली एक हार्मोनल विकार है जो हड्डियों और कोमल ऊतकों के बढ़ने की विशेषता है। यह आमतौर पर किस हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ग्रोथ हार्मोन। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ग्रोथ हार्मोन। अगला 20 नंबर प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड
सोडियम क्लोराइड या सामान्य टेबल नमक का उपयोग अक्सर परिरक्षक के रूप में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसे एक आदर्श परिरक्षक बनाता है? ठीक है, पहला, यह सूक्ष्मजीवों के विकास को रोकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह कोशिकाओं को निर्जलित करता है, यह भी सही है। तीसरा, यह सूक्ष्मजीवों को प्रजनन करने से रोकता है, यह भी सही है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने तो तीनों कथन सही है, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला 21 नंबर प्रश्न जो है थोड़ा सा जटिल प्रश्न है, लेकिन इसे समझिए। कौन सा कथन एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के बाद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम टीटीएस के साथ थ्रोम्बोसिस के विकास में योगदान देने वाले अंतर्निहित तंत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। टीका एक ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है जो हेपरिन प्रेरित थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में देखे गए तंत्र के समान प्लेटलेट फैक्टर 4 PF4 को लक्षित करता है। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आइए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोथैलेमिक हार्मोन मुख्य रूप से पूर्वकाल पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन के स्राव को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डोपामाइन। डोपामाइन जो है वह हाइपोथैलेमिक, यह जो है मुख्य रूप से पूर्वकाल पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन के स्राव को नियंत्रित करता है। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। डोपामाइन को प्रोलैक्टिन अवरोधक हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला 23 नंबर प्रश्न। मानव कोशिकाएं कोशिका विभाजन नामक प्रक्रिया के माध्यम से विभाजित और बढ़ती हैं, जो वृद्धि, विकास और ऊतक मरम्मत के लिए आवश्यक हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जीवों को बढ़ने, क्षतिग्रस्त या घिसी हुई कोशिकाओं को बदलने और ऊतकों या अंगों के उचित कामकाज को बनाए रखने की अनुमति देती है। इस संदर्भ में कौन सी मानव कोशिकाएं जन्म के बाद विभाजित होना बंद कर देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला 24 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं रक्त के थक्का बनने, रक्तस्राव को धीमा करने और घाव भरने के लिए जिम्मेदार है? बहुत आसान प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स जो है वह रक्त के थक्का बनने, रक्तस्राव को धीमा करने और घाव को भरने इन सभी के लिए जिम्मेवार होता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी। 25 नंबर प्रश्न है। कैंसर तब शुरू होता है जब स्वस्थ कोशिकाएं बदल जाती हैं और नियंत्रण से बाहर हो जाती है। विकिरण चिकित्सा कैंसर का इलाज कैसे करती है? देखिए, विकिरण चिकित्सा जो है इसे रेडियोथेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो रेडियोथेरेपी जो है वह चिकित्सा की ऐसे पद्धति है जिसमें कैंसर कोशिकाओं को मारा जाता है और ट्यूमर को सिकोड़ने के लिए विकिरण यानी कि रेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो इसका सही है, लेकिन दूसरा इसका स्टेटमेंट क्या है? यह कैंसर कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचाता है, यह भी सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 26 कौन सा कथन सही है इसे आपको बताना है। स्टेटमेंट नंबर ए। पौधों में असीमित विकास क्षमता होती है और वे जीवन भर बढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही है। पौधों में आप देखेंगे तो असीमित विकास की क्षमता होती है और वे जीवन भर इनको बढ़ने की क्षमता होती है। कथन आर देखेंगे तो पौधे की बढ़ने की क्षमता विभाज्योतक की उपस्थिति के कारण होती है, बिल्कुल सही है। और इसके कारण जो है पौधों में हमेशा नई नई कोशिकाएं जुड़ती रहती है, इसी कारण वे जीवन भर बढ़ते रहते हैं। तो ये दोनों जो है वह एक दूसरे से संबंधित है और पर्याप्त स्पष्टीकरण कर रहा है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 27 नंबर प्रश्न है। कॉर्नियल अंधापन दुनिया भर में दृश्य हानि का एक महत्वपूर्ण कारण है। मृत्यु के बाद किसी की आंख दान करना एक उदार एवं नेक कार्य है जो दूसरों के जीवन में गहरा बदलाव ला सकता है। नेत्रदान की प्रक्रिया में आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? बहुत आसान प्रश्न है। जब नेत्रदान किया जाता है तो आंख का जो कॉर्निया होता है उसे दान किया जाता है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला 28 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, स्टेटमेंट 1 कौन सा कथन सही है इसे बताना है।
ब्लैक रॉट एक जीवाणु रोग है जो पत्ता गोभी को प्रभावित करता है। यह बिल्कुल सही है, एक जीवाणुजन्य रोग है ब्लैक रॉट और यह पत्ता गोभी को प्रभावित करता है। ब्लैक अर्म रोग कपास को प्रभावित करता है, यह भी सही है। बैक्टीरियल कैंकर टमाटर का एक गंभीर रोग है, यह भी सही है। आप देखेंगे कि बैक्टीरियल कैंकर जो है वह एक टमाटर की गंभीर बीमारी है जो व्यावसायिक पौधों और घरेलू बगीचों में हो सकती है। ठीक है, तो यह तीनों सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 28 का डी। अगला 29, निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें दो युग्मक शुक्राणु और अंडाणु एक साथ मिलने पर एक नई कोशिका बनती है। इस संदर्भ में निषेचन निम्न में से किसको संदर्भित करता है? निषेचन का तात्पर्य क्या है इसे बताना है। पहला है अंडाशय से अंडे का निकलना, केवल अंडाशय से अंडे का निकलना निषेचन नहीं होगा। वृषण से शुक्राणु का निकलना, यह भी पूरा सही नहीं है। योनि द्रव के साथ वीर्य का मिश्रण, यह भी सही नहीं है। अंडे के नाभि के साथ शुक्राणु का संलयन, यह बिल्कुल पर्याप्त यहाँ पे निषेचन का मतलब आ रहा है। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी। देखिए बायोलॉजी में अगर आपको हिंदी वर्ड में कोई दिक्कत हो तो आप इंग्लिश वर्ड का उसे यूज करिए ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि हिंदी वर्ड आप देखेंगे तो बहुत रिजिड भी हो सकता है। और एग्जामिनेशन में हमेशा अगर आपको किसी भी प्रश्न पर कंफ्यूजन हो तो तुरंत उसका इंग्लिश प्रश्न क्या है, इंग्लिश में क्या वर्ड यूज किया गया है, उसके जरिए समझने का प्रयास करें। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संक्रमणकालीन उपकला की एक अनूठी विशेषता है? संक्रमणकालीन उपकला की अनूठी विशेषता है। देखिए संक्रमणकालीन उपकला है, इसे यूरोथेलियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यूरोथेलियम। ठीक है, तो इसका मतलब होता है वाटर प्रूफिंग के साथ कैरोटीन की उपस्थिति। सॉरी ये गलत है। यूरोथेलियम का मतलब बिना किसी क्षति के फैलने और पीछे हटने की क्षमता। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला 31 है, प्रोटीन शरीर में कोशिकाओं और ऊतकों की संरचना और कार्य के रखरखाव के लिए एक आवश्यक मैक्रोमोलेक्यूल है। इस संदर्भ में प्रोटीन की कमी निम्नलिखित में से किस बीमारी का कारण बनती है? सिंपल प्रश्न है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा बी। देखिए प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया है। अगर सिंपल भी ऐसा भी प्रश्न रहता प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्वाशियोरकर, ठीक है, लेकिन वहां पे कभी कभी उलझाने के लिए लंबा बना दिया जाता है। जैसे आप 69th प्री का देखेंगे सवाल तो कई प्रश्न वास्तव में लंबे दिख रहे थे इकोनॉमी वगैरह का, लेकिन आप उसे सॉल्व करते तो बिल्कुल आसान प्रश्न था। अगला है 32 नंबर। ठीक है, इसे मैच करना है। मानव जाति का अध्ययन, कंकाल का अध्ययन, जानवरों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन। आइए इसे हम लोग मैच करते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। जानवरों का अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी। सी का हो जाएगा 3। कंकाल यानी कि अस्थि यानी कि हड्डी, इसका ऑस्टियोलॉजी यानी कि बी का हो जाएगा 4। और मानव जाति का अध्ययन क्या बच गया? मानव जाति का अध्ययन एंथोलॉजी यानी कि ए का हो गया 1। तो 2 3 4 1 कहाँ? अच्छा डी का है 2, डी का 2, सी का 3, बी का 4 और ए का 1। ठीक है, यानी कि इसका 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। अच्छे से इसे आप लोग मैच कर लेंगे। 33 नंबर, केल्प वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केल्प वन के बारे में विचार करना है। ठीक है, कौन सा कथन सही है इसे बताना है। पहला, ये बड़े भूरे शैवाल समुद्री शैवाल है, बिल्कुल सही है। वे उथले महासागरों और पोषक तत्वों से भरपूर पानी के नीचे के जंगलों में उगते हैं, यह भी सही है। और इन्हें किस्टोन होस्ट माना जाता है, यह भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का डी। अगला प्रश्न है 34 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ कवक प्रकृति में खाने योग्य होते हैं। देखिए बिल्कुल सही है, कुछ कवक आप देखेंगे जो प्रकृति में खाने योग्य होते हैं। जैसे आप उल्वा का उदाहरण लीजिए। उल्वा जो है उल्वा को समुद्री सलाद के रूप में भी जाना जाता है और इसे हरा शैवाल के रूप में भी जाना जाता है। तो यह प्रकृति में खाने योग्य होता है। कुछ कवक जो होते हैं वह तो पहला सही है। दूसरा, मोनेरा में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। देखिए मोनेरा जो है वह क्या है? प्रोकैरियोटिक प्रकृति है इसकी, तो इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। यह जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है।
तीसरा, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मौजूद रहती है। जंतु कोशिकाओं को मतलब एनिमेलिया, एनिमेलिया में आप देखेंगे तो कोशिका भित्ति जो है वह अनुपस्थित रहती है, मौजूद होती है, या गलत है, अनुपस्थित होती है। तो 1 और 2 इसका सही है। तो 1 और 2 कहां पर है, सॉरी प्रश्न कौन सा कथन गलत है, तो 1 और 2 सही है, तो गलत कौन सा है, 3। तो 34 का आंसर हो जाएगा केवल 3। ठीक है। 35, शैवाल के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। शैवाल के महत्व के बारे में विचार करना है। पहला, नोस्टोक का उपयोग जेली और कस्टर्ड बनाने के लिए किया जाता है, यह जो है वह गलत है। ठीक है। उल्वा एक हरा समुद्री शैवाल है जो खाने योग्य और पौष्टिक होता है, अभी हमने ऊपर बताया। अगर नाइट्रोजन गैस को पौधों के लिए उपयोगी रूप में परिवर्तित करने में मदद करता है, यह भी गलत है। तो कौन सा कथन सही है, केवल 2 सही है। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला, निम्न में से कौन माइकोराइजा शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। बहुत आसान प्रश्न है। माइकोराइजा का क्या तात्पर्य होता है, तो माइकोराइजा कवक और जड़ों के बीच सहजीवी संबंध। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला है 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 37 नंबर प्रश्न है, लाइकेन को सूचक जीव माना जाता है, यह बिल्कुल सही है। लाइकेन में अन्य पौधों की तरह जड़ें या संरचना नहीं होती, वे हवा और पानी के लिए वातावरण पर निर्भर होते हैं, यह भी सही है। लेकिन एक स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 38 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कुल उपलब्ध सौर ऊर्जा का केवल 1 से 2% ही प्रकाश संश्लेषण में पौधों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, इसका पहला कथन जो है वह बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण में लाल और बैगनी रंग का प्रकाश सर्वाधिक प्रभावशाली होता है, गलत है। आप देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में लाल एवं नीली रोशनी सबसे प्रभावी होती है, बैगनी जो है वह सबसे न्यूनतम प्रकाश संश्लेषण की दर को संदर्भित करता है। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, पौधों द्वारा अवशोषित जल का केवल 1% प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही है, 1 और 3 सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 38 का हो जाएगा डी। अगला 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन सही हैं इसे बताना है। ठीक है। एंड्रोइकम और गाइनोइकम फूल के आवश्यक भाग हैं, बिल्कुल कथन सही हैं। ठीक है। अगला है, पुंकेसर फूल का मादा प्रजनन भाग है और स्टिग्मा नर प्रजनन भाग है, यह गलत है। आप देखेंगे तो पुंकेसर जो है, पुंकेसर वह नर प्रजनन का भाग है। पुंकेसर हो गया नर प्रजनन का भाग है। और पिस्टिल देखेंगे, पिस्टिल यह फूल का मादा प्रजनन भाग है। तो 2 का कथन हो गया गलत। तीसरा, कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तने के द्वारा होती है, यह सही है। कैक्टस में तने के जरिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो कितने सही हैं, तो केवल 2 सही है, क्योंकि 2 नंबर वाला गलत है, 1 और 3 सही है। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो सेब और स्ट्रॉबेरी सच्चे फल का उदाहरण है, गलत है। सेब और स्ट्रॉबेरी जो है वह झूठे फल का उदाहरण है। ठीक है, झूठे फल का उदाहरण है। जो फल बिना निषेचन के विकसित होता है उन्हें झूठे फल के रूप में जाना जाता है। देखिए, सही फल और झूठे फल की क्या डिफिनीशन है उसे देख लीजिए। जो सच्चे फल होते हैं वह पूर्णतः अंडाशय से विकसित होते हैं, लेकिन जो झूठे फल होते हैं वह अंडाशय तथा अन्य भागों से विकसित होते हैं। तो यह झूठे फल की डिफिनीशन है। तो दूसरा कथन भी गलत हो गया। तीसरा, आलू की आंख जड़ में संशोधन का संकेत देती है, यह भी कथन गलत है। और चौथा, प्याज तने का संशोधित रूप है, यह बिल्कुल सही है। प्याज जो है वह तने का संशोधित रूप है। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला 41 नंबर प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे कीटों को फंसाने और पचाने के लिए अपने पत्तियों को विभिन्न आकार में संशोधित करते हैं, बिल्कुल सही है। वे नेपेंथेसी परिवार से संबंधित है जिनकी पत्तियों में जार जैसी संरचना होती है, यह भी सही है। लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों कथन सत्य है, लेकिन कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
अगला आइए 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है इसे आपको बताना है। 1 नंबर अगर आप देखेंगे तो सैप्रोपाइट्स और परजीवी प्रकृति में स्वपोषी होते हैं। सैप्रोपाइट्स और परजीवी जो हैं वह प्रकृति में स्वपोषी नहीं बल्कि विषमपोषी होते हैं, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, एपीफाइट्स प्रकृति में विषमपोषी होते हैं, यह भी गलत है क्योंकि एपीफाइट्स जो है वह स्वपोषी होते हैं। पिचर प्लांट, सैंड्यू, ब्लैडवर्ट कीटभक्षी पौधे के उदाहरण है, यह बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2 गलत हो गया, तो स्वाभाविक है तीसरा सही, तो 42 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 43 नंबर प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल कोशिकाएं होती है जिनमें केंद्रक और झिल्ली जो है झिल्लीबद्ध कोशिकांगों का अभाव होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि परमाणु आवरण जो है वह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। तो यानी कि इसे न्यूक्लियस आप कह सकते हैं परमाणु आवरण को इंग्लिश में, ठीक है। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 44 नंबर प्रश्न है, एक प्रकार का कोशिका विभाजन जिसमें लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जानवरों में अगुणित कोशिकाओं का उत्पादन शामिल होता है, क्या कहलाता है? तो इसे अर्धसूत्री विभाजन के रूप में जाना जाता है। 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन नंबर ए है, न्यूमेटोफोरस दलदली मिट्टी के पौधों में होते हैं, यह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन आर, ये संशोधित हवाई जड़े पौधों को उनके तटीय आवास की जलयुक्त मिट्टी में ऑक्सीजन में सांस लेने में मदद करती है, बिल्कुल सही है। और यह इसको स्पष्टीकरण भी कर रहा है, क्यों? क्योंकि दलदली मिट्टी के पौधे होते हैं और ये मिट्टी में ऑक्सीजन में सांस लेने में मदद भी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला आइए फिर से यहाँ पर मैच करने वाला प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। मैच करने वाला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कोशिकाओं की यातायात पुलिस क्या होगा? गोल्जी काय को कहा जाता है। ए का हो जाएगा 3। कोशिकाओं की आत्महत्या शैली आप जानते हैं, लाइसोसोम आत्महत्या की शैली, बी का हो जाएगा 4। प्लाडेकन राइबोसोम यानी कि सी का 2। वायरस का प्रोटीन कैप्सिड यानी कि डी का हो जाएगा 1, ठीक है। तो सी 3 4 2 1 3 4 2 1 कहाँ पर है? बी में। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 47, निम्नलिखित में से कौन होम्योस्टेसिस की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? होम्योस्टेसिस की सबसे अच्छी व्याख्या कौन करता है? बाहरी परिवर्तनों के बावजूद स्थिर आंतरिक स्थिति बनाए रखने की स्थिति होम्योस्टेसिस कहलाती है। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है इसे बताना है। पहला, मस्तिष्क लाखों कोशिकाओं से बना है जो सूचना दूत के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक ऐसी प्रणाली है जो सीधे मस्तिष्क गतिविधि से कार्यात्मक इरादे निर्धारित करते हैं, दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। तो 48 का क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला 49 नंबर प्रश्न है, कोशिकांग के रूप में गुणसूत्र आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। इस संदर्भ में मानव शरीर में एक्स और वाई क्रोमोसोम के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। पहला है, वाई गुणसूत्र हमेशा शुक्राणुओं द्वारा और एक्स गुणसूत्र अंडे द्वारा योगदान दिया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, वाई गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र से छोटा होता है, यह भी सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 50 नंबर प्रश्न है, कथन ए, वृद्धि और विकास के लिए पोषण प्राप्त करने के लिए मवेशी मक्के की पत्तियों को खाते हैं, यह बिल्कुल सही है। और मवेशियों में रुमेन में कई सहजीवी बैक्टीरिया होती हैं, यह भी सही है और यह इसके स्पष्टीकरण को दर्शाता है। तो कथन ए और आर दोनों सही है और आर जो है वह कथन ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। 50 का आंसर हो जाएगा ए। 51 आसान प्रश्न है, ठीक है। सिंपल प्रश्न यह कह रहा है 51 कि कुष्ठ रोग या हैंसन रोग किसके कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
अगला 52 है, मनुष्य में भोजन के घटकों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पूरी तरह से बिना पचे ही पेट में पहुंच जाता है। तो आप देखेंगे कि वसा और सेलुलोज जो है वह बिना डाइजेस्ट हुए, बिना पचे ही वह पेट में पहुंच जाता है। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। 53, कभी कभी भोजन निगलने के दौरान किसकी हलचल में गड़बड़ी के कारण खांसी शुरू हो जाती है। कभी कभी होता है कि जल्दी जल्दी कहीं जाना हो या कुछ विशेष काम में आप व्यस्त हैं, तो जल्दी जल्दी अगर आप भोजन कर रहे हैं तो गड़बड़ी हो जाती है, खांसी शुरू हो जाती है। तो किसके कारण ऐसा होता है, यही यहां पर पूछा गया है। इसका आंसर होगा एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो 53 का आंसर हो जाएगा सी। 54, ग्रसनी एक पेशीय नली है। ठीक है, ग्रसनी यानी कि गला एक पेशीय नली है जो खोपड़ी के निचले हिस्से के नीचे और अन्न प्रणाली और स्वर यंत्र के ठीक ऊपर स्थित होता है। इस संदर्भ में ग्रसनी किसके लिए एक सामान्य मार्ग के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वायु तथा भोजन के रूप में। तो 54 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। 55, डीपीटी वैक्सीन मनुष्यों में 3 संक्रमण के खिलाफ दिए जाने वाले टीकों के एक वर्ग को संदर्भित करता है। इस संदर्भ में उस बीमारी की पहचान करें जो डीपीटी टीके के दायरे में नहीं आती। देखिए डीपीटी, डी मतलब डिप्थीरिया, ये आता है। पी मतलब परटूसिस, यह भी इसके दायरे में आता है। टी मतलब टेटनस, यह भी इसके दायरे में आता है। तो कौन इसके दायरे में नहीं आता, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टाइफाइड। 55 का आंसर हो जाएगा डी। अगला है, कौन सा सेलुलर तंत्र मुख्य रूप से इंसुलिन प्रतिरोध के विकास में शामिल है, जो टाइप 2 मधुमेह की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो 56 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एडिपोसाइट्स और मांसपेशी कोशिकाओं में कोशिका की सतह पर GLUT4 स्थानांतरण में कमी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय मोटे अनाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मोटे अनाज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है, इनमें ग्लूटीन जो है वह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यह गलत है। क्यों? क्योंकि जो मोटा अनाज है वह ग्लूटेन मुक्त होता है। दूसरा, मोटे अनाज आयरन से भरपूर होता है लेकिन इसमें कैल्शियम की कमी होती है। गलत है। मोटा अनाज में आयरन भी होता है, इसमें जिंक भी पर्याप्त मात्रा में होता है, इसमें कैल्शियम भी पर्याप्त मात्रा में होती है। तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, ये मधुमेह की रोकथाम में मदद करते हैं, यह सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो केवल 3 सही है। 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बायोफाइट्स को पादप साम्राज्य का उभयचर बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मिट्टी में रहने के बावजूद उन्हें निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए बायोफाइट्स को पादप साम्राज्य का उभयचर के रूप में जाना जाता है। 58 का आंसर हो जाएगा बी। बायोफाइट्स से संबंधित एक पहले भी हमने प्रश्न में डिस्कस किया है आज ही के वीडियो में। अगला है, भारतीय विज्ञान संस्थान के एक स्टार्टअप अज्रुका लैब्स ने MWRAPR लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन MWRAPR शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यह भारत की पहली स्वदेशी जैव नमूना संग्रह किट है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, 59 का आंसर है ए। 60 है, उपकला उतक। देखिए उपकला उतक को यहाँ पर किस वर्ड से यूज किया गया है, इपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है ना, इपिथेलियल टिश्यूज के रूप में उपकला उतक को यहाँ पे वर्णित किया गया है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो तो उसको इंग्लिश वर्ड आप लोग यूज करें। उपकला उतक की विशेषता इसकी ध्रुवीयता है। यह ध्रुवता मानव शरीर में उपकला उतकों के कार्य में कैसे योगदान करती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यह स्राव और अवशोषण जैसे विभेदित कार्यों को सक्षम बनाता है। तो 60 का आंसर हो जाएगा बी। अगला है, रक्त के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइए मानव रक्त का क्या क्या काम है, इसके बारे में यहाँ पर बताना है। पहला है, ऊतकों से फेफड़ों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, यह गलत है। दूसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से ऊतक तक पहुंचाना, यह भी कथन गलत है। उत्सर्जी ऊतकों को ऊतकों से गुर्दे तक पहुंचाना, यह सही है। हार्मोन और उष्मा का वितरण, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 3 और 4 सही है, 1 और 2 जो है स्टेटमेंट गलत है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, बताइए कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो ऑप्शन में जो दिया गया है सभी प्राकृतिक पॉलीमर ही हैं, ठीक है, सभी प्राकृतिक बहुलक हैं, तो 62 का आंसर हो जाएगा डी। अगला 63 नंबर, ट्रांस वसा वनस्पति तेलों से उत्पन्न असंतृप्त वसा है, ठीक है, ट्रांस वसा जो है वह वनस्पति तेलों से उत्पन्न असंतृप्त वसा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। पहला, ट्रांस वसा या ट्रांस फैटी एसिड असंतृप्त फैटी एसिड हैं जो प्राकृतिक या औद्योगिक स्रोतों से आते हैं, अभी प्रश्न में ही इस बात का जिक्र है। दूसरा, वे संचारी रोग का एक स्रोत है, ठीक है, और दिल के दौरे के बढ़ते जोखिम से जुड़े हुए हैं। तो यह जो है संचारी नहीं बल्कि गैर संचारी का एक स्रोत है, तो दूसरा गलत है। तीसरा जो है, WHO ने ईट राइट इंडिया मूवमेंट जारी किया और पोषण लेवल पर TFS सामग्री घोषित करना अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। तो WTO नहीं जारी किया है बल्कि फसाई ने जारी किया है, ठीक है। तो तीसरा भी गलत है। तो कौन सही है, केवल एक सही है, यानी कि 63 का हो जाएगा ए। अगला थोड़ा करंट बेस्ड प्रश्न है। द लैसेंट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार रोगाणुरोधी प्रतिरोध एक बड़ा स्वास्थ्य खतरा है। इस संदर्भ में रोगाणुरोधी प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला है, रोगाणुरोधी प्रतिरोध किसी व्यक्ति की इलाज के लिए पहले इस्तेमाल की गई दवा के प्रभाव का विरोध करने की क्षमता गलत है। इसका प्रयोग जो है वह सूक्ष्म जीवों के इलाज में किया जाता है, न कि व्यक्ति। तो पहला ऐसे ही यहाँ पर गलत हो गया। कौन सा कथन सही है यह पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा, किसी भी देश में किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन के बावजूद एंटीबायोटिक प्रतिरोधी संक्रमण प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल सही है। तीसरा, रेड लाइट अभियान शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य रेड लाइन अभियान, जिसका उद्देश्य दवा प्रतिरोध पैदा करने वाले अनावश्यक नुस्खे और एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर द काउंटर बिक्री को हतोत्साही करना है, यह भी सही है। तो कौन सा सही है, 2 और 3 सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 64 का डी। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत के अनुसार बुलिमिया नर्वोसा के रोगियों में कौन सी संज्ञानात्मक विकृति सबसे अधिक देखी जाती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी, इसका इंग्लिश होगा कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सब कुछ या कुछ भी नहीं सोचना, इसके अंतर्गत आएगा। तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 66 है, रोग एक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। रोग एक्स, ठीक है, रोग एक्स एक न्यू वर्ड है, इसके बारे में विचार करना है। आप लोग स्टेटमेंट को यहाँ पर देखिए। पहला है, WHO ने 2018 में एक अज्ञात रोग जना का प्रतिनिधित्व करने के लिए रोग एक्स की शुरुआत की जो एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय महामारी का कारण बन सकता है, यह सही है। दूसरा, कोविड-19 पहली डिजीज एक्स थी और यह फिर से हो सकता है, यह भी सही है। अब समझिए कि जो रोग एक्स है वह क्या है। रोग एक्स जो है वह बेसिकली एक ऐसे रोग का प्रतिनिधित्व करता है जो वर्तमान में अज्ञात है लेकिन भविष्य में एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए कोविड-19 को देखेंगे तो पहला रोग एक्स जो है वह उसे घोषित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक है। इस संदर्भ में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एनीमिया, खून की कमी होगी ना, तो एनीमिया 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग लिम्फोसाइट्स बनाता है, रक्त को फिल्टर करता है, रक्त कोशिकाओं को संग्रहित करता है और पुरानी रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तिल्ली। अगला प्रश्न है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट GIP 10,000 भारतीय जीनोम को अनुक्रमित करने और एक डेटाबेस बनाने के लिए एक राष्ट्रीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। पहला, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से प्रेरित है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका उपयोग दवाओं और उपचारों को अनुकूलित करने के लिए किया जा सकता है, यह भी सही है। यह आयुष मंत्रालय की पहल है, गलत है। यह आयुष मंत्रालय नहीं बल्कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है वह
जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग। तो कौन सा कथन गलत है? तो तीसरा गलत है, यानी कि 69 का आंसर हो जाएगा डी। अगला है बायोप्लास्टिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। पहला, बायोप्लास्टिक का तात्पर्य जो है वह पेट्रोलियम के बजाय पौधों से बने प्लास्टिक से होता है। यह कथन जो है यह कथन अगर आप देखें तो बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सही है? यह कथन सही है। ठीक है। अगला, बायोप्लास्टिक अपने निर्माण के दौरान अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं। ठीक है, यह कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 70 का आंसर हो जाएगा ए। पौधों से बना पेस्ट। ठीक है, इसका आंसर ए करेक्ट है। अगला आइए 71 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला है सभी जीवित जीव रसायनों से बने होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, ये रसायन लगातार बनते और कुछ जैव अणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं, यह भी सही है। तीसरा, हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं का योग चयापचय है, यह भी सही है। तो कौन से कथन सही है? तीनों सही हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 1 और 2 और 3 तीनों करेक्ट हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है इसे बताना है। ठीक है, डायटम महासागरों में मुख्य उत्पादक है, बिल्कुल सही है। कुछ प्रोटोजोआ विषमपोषी हैं और शिकारी या परजीवी के रूप में रहते हैं, यह भी सही है। तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को बताना है। खनिजीकरण के दौरान कुछ रोगाणुओं द्वारा ह्यूमस का क्षरण होता है, बिल्कुल सही है। पानी में घुलनशील अकर्बनिक पोषक तत्व मिट्टी में चले जाते हैं और लिंचिंग प्रक्रिया नामक प्रक्रिया द्वारा अवक्षेपित होते हैं, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है सहभोजिता। दो जीवों के बीच एक प्रकार का सहजीवी संबंध है। इस संदर्भ में सहभोजिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, सहभोजिता का तात्पर्य होता है ऐसे जीव जिसमें एक को तो लाभ होगा लेकिन दूसरे को न तो लाभ होगा न तो हानि होगा, वह अप्रभावित रहेगा। तो 74 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। पहला, बर्फ के कारण पेड़ यांत्रिक रूप से झुक जाते हैं, स्वाभाविक है कि बर्फ के कारण पेड़ जो होंगे वे झुकेंगे ही, तो इसका पहला सही है। दूसरा, अधिक तापमान श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के बीच संतुलन को बिगाड़ देता है, यह भी सही है। तीसरा, पाले से कोशिकाओं की क्षति और कैंकर बनने के कारण युवा पौधों की मृत्यु हो सकती है, यह भी सही है। ठीक है, तो सत्य कथन को चूज करना है, यानी कि तीनों कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से 75 तक डिस्कस किया है। अगले 1-2 दिनों के बाद इसके प्रश्न संख्या 76 से 150 रेस्ट जो है उसे वीडियो डिस्कशन के रूप में यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी इस यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं, ताकि अधिक संख्या में तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। यहाँ पर बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट, प्रतियोगिता दर्पण का मंथली वाइज शॉर्ट नोट्स और मेंस का मॉडल आंसर डिस्कस किया जा रहा है, जो कि बीपीएससी की तैयारी के लिए रामबाण साबित होगी। तो बस आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। शीघ्र एक नए वीडियो के रूप में आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।